दोस्तों, जीवन पथिक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आजकल ऐसा ट्रेंड चल रहा है, ऐसा चलन है कि हम में से ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पे होते हैं और फिर सोशल मीडिया पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी सूचनाएं, कहानियां, लेख हमको पढ़ने को मिलते हैं। आप ये समझ ही रहे होंगे कि जब हम लेख कहानियों की बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पे आजकल हम किन की कहानियां पढ़ रहे हैं और किन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही अंदाजा है आपका। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर गौतम चटर्जी की, जो हमसे जुड़ते हैं वाराणसी से। उनकी कहानियां हैं आजकल सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे अभ्यागत। कहानी का पहला अंक पढ़ते ही ऐसा लगा था कि जैसे हम कहीं बचपन में खो गए हैं, एक जातक कथा जैसी। लेकिन वो ना तो जातक कथा थी, ना पंचतंत्र की कहानी जैसी। मिलती जुलती लेकिन फिर भी अलग, क्योंकि उसमें कोई संदेश या मॉरल नहीं था। एक अजीब तरह का ज्ञान छुपा था, जो आधा बताया गया था, आधा छुपा था। अगला अंक पढ़ने की चाह हुई, फिर उसका अगला अंक पढ़ा तो वो अपने आप में अद्भुत था। जैसे लगता था कहानी पढ़ के कि हम सारी चीजें सामने चित्रित कर रहे हैं। चिड़िया भी बोल रही है, खरगोश भी बोल रहा है, गिलहरी भी बोल रही है, पहाड़ों में चल रहे हैं, और एक गुफा खुलती है और बंद हो जाती है। आप सबने ही ये कहानी पढ़ी होगी और निश्चित तौर पर भी बड़ी फैसिनेटिंग लगी होगी, बहुत आकर्षक। और जैसे जैसे हम कहानी आगे पढ़ते गए, अगले भाग पढ़ते गए, एक बात जरूर मन में आई कि गौतम जी के दिमाग में वो क्या चीज है जो इतना अच्छा ताना बाना बुन लेते हैं कहानियों का। उसके जरिए क्या बताना चाहते हैं बता भी देते हैं, हम समझ भी पाते हैं। और कहीं भी ये नहीं लगता कि सिलसिला टूट रहा है या मन ऊब रहा है कि अब नहीं पढ़ेंगे। तो जैसे मन में जिज्ञासा होती है ना कि पूछा जाए कि ये फिल्म बनाने की चाह या प्रेरणा कैसे आपको मिली, तो मेरे मन में भी ये बात आई कि उनसे पूछें कि ये सारे खरगोश, चिड़िया, नदी, गिलहरी आपकी कहानियों में कहाँ से आए, और कितने सुंदर ढंग से आपने इसका ताना बाना बुना। तो ये कैसे आते हैं आपके दिमाग में? बस इसी विषय को लेके आज हम आपके सामने हैं। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर गौतम चटर्जी से और पूछते हैं ढेर सारे प्रश्न कहानी के बारे में। तो गौतम जी, संघ में आपका स्वागत है। धन्यवाद मेनका जी। मुझे लगातार महत्व देते रहने के लिए आपका अभिनंदन। नहीं, आप कुछ ना कुछ अलग करते हैं, अच्छा करते हैं, मोटिवेटिंग करते हैं, और जिसको कहना चाहिए कि समाज को एक दिशा देते हैं, मार्ग निर्देशन करना, उनको प्रकाशित करना, उनके अंतस को प्रकाशित करना। तो इसलिए ये तो इतना तो हक आपका बनता है और ये लाजमी भी है। बस जो कहानी आपकी चल रही है अभ्यागत, लगता है ये सिलसिला चलता रहे चलता रहे, हम बचपन में भी रहें, बड़े भी हो जाएं, है ना। वो दोनों चीजें जो उसमें मिली जुली हैं कि हमें जीवन के बारे में, अध्यात्म के बारे में। और आज का अंक तो सचमुच बहुत अच्छा था। तो पता भी चलता है हम कहीं बचपन में भी रहते हैं, कहीं बड़े भी रहते हैं। तो ये एक जो कहानी का कहना चाहिए कंटेंट है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये ताना बाना आप कैसे बोल लेते हैं? कहाँ से आपके दिमाग में इतने सुंदर सुंदर विचार, इतनी कल्पनाएं आती हैं? अब ये कहना सचमुच मुश्किल है कि ये दृश्य कहाँ से आते हैं। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि कल्पना करते हैं तो दृश्य बनते हैं। कल्पना तो कोई भी कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कभी हमने कहा था कि प्रयोजन होता है तो क्रिया होती। कोई मेरे पास अगर कुछ करना है तब हम एक्शन में आते हैं। और ये जो लिखने की चीज तो शुरू से ही रही। जब हम लोग हाई स्कूल में थे तो हाई स्कूल की जो पत्रिका होती थी कॉलेज की, वहीं पर हम लोग को कहा जाता था लिखने के लिए। तो कोई कुछ गद्य, कोई कहानी, कविता लिखता था। तो और ये भी देखने में आता है कि आप किसी विषय को लेकर अगर सोच रहे हैं तो वो जीवित रहती है। और जैसे ही आप उसकी चर्चा छोड़ देते हैं तो चीजें भूलने लगती हैं।
आपको नाम बहुत सारी चीजें भूल जाएंगी, बहुत सारे संदर्भ भूल जाएंगे, लेकिन चर्चा होती रहेगी तो याद रहेगा। इसलिए अभ्यास हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा शब्द है। मुझे लगता है पूरी दुनिया में ही, क्रिएटिविटी की दुनिया में अभ्यास जो है एक बहुत बड़ा शब्द है। ये हैबिट से अलग है। हैबिट तो हम लोग जीवन में इसलिए बनाते हैं ताकि वो हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है, जो फॉल्स है। जैसे जिस रास्ते से जाते हैं उसी रास्ते से जाएंगे तो सिक्योर फील करेंगे। लेकिन जो अभ्यास है, संस्कृत का शब्द है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लिखना है तो रोज आप कुछ ना कुछ थोड़ा सा लिखिए। अगर आपको बोलना है तो रोज थोड़ा सा बोलिए। तो ये हैबिट से बिल्कुल अलग चीज होती है। अगर आपको खुश रहना है तो रोज आप खुश रहिए। एक तो ये बात हो गई कि रोज कुछ ना कुछ लिखने वाली बात। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे इस पर लिखना है, मैं ये लिखूंगा, मैं वो लिखूंगी, लेकिन वो रोज कुछ लिख नहीं रहे होते। कई बच्चों को देखा गया है कि वो लोग जब एग्जामिनेशन के लिए अच्छी तैयारी होती है, इतनी अच्छी पढ़ाई की है, लेकिन जब एग्जाम में लिखने गए हैं तो बहुत अच्छा 2 सवाल का उत्तर उन्होंने लिखा और कॉपी उनकी ले ली गई, क्योंकि लिखने का अभ्यास था नहीं। और अभी कई क्वेश्चन करे थे, 2 में ही समय बीत गया, 3 घंटे बीत गए। तो पढ़ने के साथ साथ बच्चे को लिखने का भी अभ्यास कराना चाहिए। ये मैंने इसलिए कहा कि आप देखिएगा, मैंने कुछ 18 किस्तें अभी तक लिखी हैं, उसमें से 9 किस्तें सोशल मीडिया में पब्लिश हो चुकी हैं कहानी का। अभ्यागत, अभ्यागत शब्द से सभी परिचित हैं कि ये कोई भी हमारे द्वार पर आता है तो अभ्यागत होता है। पहले द्वार पर ऋषि मुनि योगी आते थे तो उन्हें अभ्यागत कहा गया था। और अब हम किसी भी मेहमान को कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभ्यागत उसी को कहना चाहिए जो सज्जन पुरुष हमारे द्वार पर आया हुआ है। वो जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति ही हो, कोई गाय भी आ सकती है। इसको भूख लगी है दरवाजे के पास, जब आप दरवाजा खोलेंगे तो वो अपना अपना सिर घुमाएगी खाने के लिए, कि शायद कुछ दिया जा रहा है कि नहीं है, तो वो भी अभ्यागत है। तो सभी अभ्यागत है। इसके अलावा हमारे जीवन में जितने भी अनुभव आते हैं वो भी अभ्यागत है। और कोई घटना घटती है या कोई विचार आता है, कोई कल्पना आती है, कोई बात कौंधती है, तो वो सब अभ्यागत है। इस बात को इसमें कहा जाता है कि सब कुछ कैसे हमारे जीवन में अभ्यागत होती है। मृत्यु भी आती है, जैसे जीवन आया है वैसे ही प्रकाश भी आता है, वो भी अभ्यागत। तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि जैसे सामान्य से विशेष की ओर हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, कि कोई व्यक्ति से हमारे घर आता है तो तुरंत समझ में आती है बात। लेकिन जैसे जैसे हम अंतर की दुनिया में जाते हैं वो कठिन होने लगती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को आदत है कि जो आंखों से दिखाई दे रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, वो तुरंत समझ में आ जाती है। जिनको हमारी ये आंखें नहीं देख पाती, वहां से कठिनाई शुरू होती है। तो जाहिर है कि ब्यूटी का जो वर्ल्ड है, लिटरेचर का जो वर्ल्ड है, वो यही है। वो हमें बाहर से अंदर क्यों ले जाती है, या बाहर की दुनिया को ऐसे चित्रित करती है कि आदमी को अगर अंतर का कोई संदर्भ लेना हो तो ले, नहीं लेना हो तो बाहर की दुनिया तक ही रहे। जैसे रामायण और महाभारत, जैसे सारी लोक कथाएं, जैसे सारी पंचतंत्र की कहानियां, जातक कहानियां, कथा सरित सागर, विश्व में जितनी भी कहानियां लिखी गई, जैसे भारत में नहीं पूरे विश्व में, वो सब ज्यादातर इस तरह से दिखाने की कोशिश की गई है कि उससे बाहर का अंश ही ज्यादातर लोग ले, क्योंकि उद्देश्य है कि उसके भीतर जो संदेश है उसको भी ले, और लोग अच्छे से समझ में आ जाता है कि वो कौवे को वो जो लोमड़ी है वो मूर्ख बना रही थी कि तुम कितना अच्छा गाती हो, गाना सुनाओ, क्योंकि उसके चोंच में रोटी दबा था। तो जब उसने गाया, उसको भी पता था कि मैं तो गाती हूँ, लेकिन लालच में, प्रशंसा एक ऐसी चीज है कि वो आ गई और गाने लगी और वो ले गया। तो पहली बात तो लालच नहीं करनी चाहिए, ये संदेश वहां नहीं है। लेकिन झूठी प्रशंसा को स्वीकार नहीं करना चाहिए, ये संदेश है ना। इसके लिए वो बताया नहीं गया है, कथाकार ने लिखा नहीं है ये बात, लेकिन लोगों को बात समझ में आ गई। तो एक स्तर तक लोगों को बात समझ में आती है, लेकिन जब वो ज्ञान की गहराई तक जाते हैं तो कठिन लगे। ये तो कंटेंट की बात हुई। अब जहां तक कंटेंट और फॉर्म की बात है, कि थोड़ा सा फेरी टेल्स जैसा, थोड़ा सा जातक कथाओं जैसा इसका जो ताना बाना है, वो मुझे बस ऐसा लगा कि जब से कहानियां कहानियां लिखी जानी या बोली जानी शुरू हुई है पूरी दुनिया में, ट्रेडिशन कुछ भी रहा हो, जाहिर है कि पहले ओरल ट्रेडिशन ही था, कहानी सुनाना। लेकिन कहानी गढ़ना तब तो सुनाना। और एक बहुत सारी दादी माएं होती हैं जो बच्चे को कहानियां गढ़ के सुनाती रहती, जंगल की और
शेर की, उसमें उद्देश्य कहानी सुनाना नहीं रहता है, बच्चे को सुलाना रहता है। और इस बार जो है, जो हमारे पाठक है उनको जगाना है, तो सुलाने के भ्रम में, ये थोड़ा सा फर्क है। दूसरी बात है कि अ, मुझे मेरे मन में आया कि जहां तक कहानी कला बढ़ चुकी है, क्या उससे आगे हम उसको बढ़ा के देख सकते हैं? जितने भी तरह से कहानियां लिखी जा चुकी हैं, बहुत सारे नए प्रयोग हुए। जब हमारे यहाँ आजादी के बाद भारत देश में हिंदी कहानी में जब कहानी का नया प्रयोग आया, जब पंडित नेहरू का शासन था, उसमें नई दुनिया बनाने की बात हो रही थी, नया भारत बनाएगा। तो उसमें नई कविता, नई कहानी, नया थिएटर, नया सिनेमा का एक दौर आया भारत में। इसको एक तरह से रेनेसा कह सकते हैं, क्योंकि दूसरी दुनिया में भी ऐसा हुआ था, फ्रांस में भी हुआ था। तो नया सिनेमा शुरू हुआ, जैसे सत्यजीत रे का सिनेमा, ऋत्विक घटक का सिनेमा। नया थिएटर शुरू हुआ, नाम ही अभी तन्वी ने रख दिया नया थिएटर। फिर आलोचकों ने निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे को नई कहानी, यात्रा की पहली कहानी घोषित किया किताब में। अभी वो है कहानी, नई कहानी किताब में, जिसको पूरे हिंदी कथा जगत ने माना। ऐसे अज्ञे की कविताओं को नई कविता मानी गई। इसमें सिर्फ इतना ही होता था, एक आदमी यहाँ से गोदरिया के लिए चला और जो अनुभव हुआ वो कहानी है। पहले की जो कथा महता थी वैसी नहीं, मतलब प्रयोग हुआ है नई कहानी के नाम पर। तो मेरा ये कहना है कि जो वैदिक साहित्य में भी जो कहानियां हैं, वेदों में भी कहानियां हैं, जिसमें कि हम लोग ये देखते हैं कि यम यमी की भी संवाद हो रहा है, या उर्वशी पुरुरवा की संवाद हो रहा है। अगर हम उसको पहला साहित्य माने, तो वहां से लेकर के और अभी 2026 तक पूरी दुनिया में जो कहानियां लिखी जा चुकी हैं, क्या उससे आगे जा सकते हैं? इस ये पहला उद्देश्य। दूसरा ये था कि अ, हम वही लिखेंगे जो हम लिख सकते हैं। मतलब ये जो ठप्पा लग जाता है, गौतम चटर्जी गंभीर बातें बोलते हैं, अगर मैं एक जोक भी सुनाऊं तो भी लोग समझेंगे कोई गंभीर बात हो। मैं जब नाटक करता था तब भी लोग यही समझते थे। इसलिए मुझे बहुत ही जमीनी कॉमेडी नाटक भी लिखने पड़े, जो बहुत चर्चित हुए, खाली इस भ्रम को तोड़ने के। अब क्या हुआ कि ये सारी बातें तो आ गई, लेकिन उसमें शिक्षाएं भी हमने क्या ली हैं ये भी देखने की जरूरत है। क्या हमने अपने पूर्वजों से या सीनियर से कहानी लिखने की ट्रेनिंग ली है? फिर कहानी लिखने के बारे में प्रेमचंद हमें बताते हैं कैसे लिखना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि बोल के बताते हैं, आपको खुद ही उनकी कहानियों से सीखने की जरूरत होती है। वैसे ही रामायण महाभारत हमें सिखाते हैं कि नरेशन या नैरेटिव कैसा होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं जैसे फ्लॉबियर और चेखव को भी कोट करना चाहूंगा कि ये लोग सिखाते हैं कि आपके पास चेकलिस्ट होना चाहिए कि आपके सेंटेंस रिदमिक है कि नहीं। जैसे चेखव ये कहा करते थे, ऐसे फ्लॉबियर कहा करते थे कि लेखक जो होता है, कथाकार, वो ईश्वर की तरह होता है, जो पूरी कहानी में, पूरे उपन्यास में हर जगह मौजूद होता है, लेकिन दिखता नहीं। पाठक उसको हर कहीं फील कर सकता है, लेकिन वो उसको देख नहीं सकता। ये फ्लॉबियर की बात थी। ये सीखने लायक है लेखकों के लिए, क्योंकि जब लेखक दिखने लगेगा, उसकी अपनी फिलोसॉफी बहुत प्रोमिनेंट होकर आ जाएगी, तो फिर वो कथा कहानी नहीं रह जाएगी। ये फ्लॉबियर कहना चाहते हैं। ये हमने क्या सीखा? तो ये कहना तो बहुत आसान है कि वैदिक समय से लेके अभी तक जो कहानी कला पड़ी है उसके आगे लिखने की कोशिश। लेकिन फ्लॉबियर एक बात और कहते हैं, हर चीज पर हर कोई लिख नहीं सकता। मतलब मैं कोई एक विषय ले लूं और मैं लिख दूं तो लेखक तो ऐसा नहीं हो सकता। वो किसी एक विषय के लिए ही होता है, उसको ही वो अच्छा लिख सकता है। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, नाट्यशास्त्र सब्जेक्ट लिया, फिल्म बनाने लगी, लेकिन वो फिल्म नहीं बनी अच्छी। लेकिन उन्हें विषय उठा लिया, लेकिन उसके इसका सामर्थ्य नहीं था। ऐसे ही कोई महाभारत की कथा ले लेते हैं कि हम इस पर कहानी उपन्यास लेंगे, लेकिन वो अच्छा नहीं बन पाता है, क्योंकि उस वो सोचता है कि हम कोई भी विषय लेके फिल्म बना सकते हैं, हमको फिल्म बनाने आती है, हम किसी भी विषय पर कहानी लिख सकते हैं। लेकिन फ्लॉबियर कहते हैं कि ऐसा नहीं है। हर कोई हर विषय पर नहीं लिखना चाहिए, और लिखता लिखता नहीं है, और लिखना नहीं चाहिए। इसके लिए वो ये भी कहते हैं, जैसे कि हम सेब के पेड़ से ऑरेंज की उम्मीद नहीं कर सकते, संतरे की, जैसे हम इस संसार से, इस दुनिया से हैप्पीनेस की उम्मीद नहीं कर सकते, नहीं करनी चाहिए।
ठीक उसी तरह से हर व्यक्ति से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो किसी भी विषय पर खूब अच्छा लिखे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो अभी पुस्तकें लिखी गई हैं उसमें ये देखने की कोशिश है कि क्या वो कोई नया फॉर्म, नया कंटेंट आ पा रहा है या नहीं, या वो कहानी कला की पूरी यात्रा को आगे बढ़ा रही है या नहीं। ये है आपके पूरे ताने बाने को बताने में भी एक ताना बाना बुनना, और उसमें फिर इस तरह के पात्र रखे गए जहाँ भेद ना हो। और ये अगर नौवीं पृष्ठ को अपने में ध्यान दिया हो तो उसमें यह है कि पृथ्वी से आए हुए कुछ लोग हैं और दूसरी दुनिया में हैं, और वो दूसरी दुनिया का मतलब ये नहीं कि वो जो क्या बोलते हैं उसको ना कि एलियंस, वो भी नहीं है, और वो बिल्कुल परिचित दुनिया वो भी लगती है, और वो स्वर्ग भी नहीं है। भले इसमें वो लड़का बोलता है कि मैं यहाँ आया हूँ, जब मैं पृथ्वी पर था तो गूंगा था, अब बोलने लगा, ये विषय मेरे अंदर चला गया है, तो सेलेशियल इंस्पिरेशन के कारण मैं आया हूँ। लेकिन वो स्वर्ग है ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन ये तो क्लियर है कि वो पृथ्वी नहीं है, और वो एलियंस की भी दुनिया नहीं, लेकिन बिल्कुल परिचित दुनिया लगती है, ये बताने के लिए कि हम जिस दुनिया में रहते हैं उसी के ठीक पास में वो दुनिया है जहां पर हम कहीं कहां पर कोई भेद नहीं है रूप का, कि कोई पुरुष है तो कोई खरगोश है तो कोई चिड़िया है। अब उसमें थोड़ा थोड़ा ऐसी बातें भी बताई गई हैं जो मेरा निजी अनुभव है, निजी अनुभूति है, उसको कहानी का रूप दिया गया है, जिसमें ये मैं दिखूं भी ना, ऐसा जैसे वो लड़के लड़की में कैसे प्रेम की आकांक्षा होती है और दोनों ही दे पाने में असमर्थ होते हैं, फिर लगातार एक फैंसी, एक फॉल्सहुड, एक झूठ चलता रहता है, इससे दोनों के जीवन में दुख या दुर्गति होती है। ये वाली जो बात है ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। ऐसे कई ऑब्जर्वेशन ही होंगे, लेखक का अपना ऑब्जर्वेशन ही होता है कहानी में, बस वो दिखना नहीं चाहिए कि वो व्यक्तिगत रूप से कुछ कह रहा है। तो ये इस तरह का चल रहा है, और कल्पनाएं, अगर हम नई पृष्ठभूमि नहीं लेंगे, नई कल्पनाएं नहीं आएंगी और वो रुचिकर नहीं होगा, तो पहले तो इसकी पठनीयता ही बाधित होगी। मुझे लगता है कि मैंने एक खास तरह से बताने की कोशिश की कंटेंट पर और शिल्प पर, जो शायद ये कम्युनिकेट हुआ है हमारे सारे श्रोताओं के लिए। और सबको मन करता है, बुजुर्गों को ही मन करता है कि वो खरगोश और जिराफ और आदमी की देसी कहानियां पढ़े, सुने, फेरी टेल्स पढ़े। बहुतों को अच्छा लगता है, एलिस इन वंडरलैंड बड़े लोग भी पढ़ते, सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो जहां तक हो चुका है उसको रिपीट करना मेरा काम नहीं है। जैसे तार्कोवस्की ने कहा था कि मैं बर्गमैन से प्रभावित हूँ, लेकिन मैं एक और बर्गमैन नहीं होना चाहता, मतलब बर्गमैन जैसी एक और फिल्म नहीं बनाना चाहता, भले ही मैं उनका फैन हूँ। उसी तरीके से अगर मुझे एलिस इन वंडरलैंड अच्छी लगता है तो मुझे एक और एलिस इन वंडरलैंड नहीं लिखना है। अगर मुझे चेखोव और फ्लॉबियर मोपासा पसंद है तो मुझे एक और फ्लॉबियर नहीं होना है। तो उनसे सीखते हुए उनके आगे ले जाने की कोशिशें, हो सकता है बिल्कुल फेल्योर हो जाए इसमें, लेकिन एक कोशिश हो रही है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी कोई जर्नी या कोई लक्ष्य नहीं है। मन करता है तो फिल्म बना लिया, मन करता है तो कोई कहानी लिख दी, मन करता है तो कोई कविता लिख दी, मन करता है सो गए, मन करता है तो म्यूजिक लिख दिया। ऐसा है, लिखना ही है, करना ही है, ऐसा नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि जब ये स्थिति आती है कि आप जब लिखे बगैर नहीं रह सकते कोई कविता या कहानी, तभी लिखनी चाहिए, तभी वो हो भी रहा है, घट भी रहा है। कभी वही लिखने का मन कर रहा है, कहीं से भीतर से आ रहा है, कोई कॉस्मिक फोर्स इंस्पिरेशन है जो इस माध्यम को उपयोग करता है। बहुत सुंदर आपने बताया। और सारी उसमें सबसे सुंदर बात ये लगी मुझे कि जैसे आपने कुछ परंपरागत उनके राइटर्स के नाम दिए, या फिल्म मेकर्स के बर्जमैन हुए, तारकोवस्की हुए, या और भी जो हुए, तो उसके साथ साथ ये कहना कि हाँ, मैं एक दूसरा बर्जमैन नहीं बनना चाहता, या तारकोवस्की नहीं बनना चाहता, या दूसरी एलिस इन वंडरलैंड नहीं लिखना चाहता, ये बहुत खास बात है कि हम कॉपी ना करें। कहीं भी हमारे लिखने में ये ना समझ में आए कि अरे ये तो सेम वैसा ही है जैसे एलिस इन वंडरलैंड है। ये बात सबसे अच्छी इसलिए लगी कि वास्तव में आपकी कहानियां बिल्कुल अलग हैं, और हमें लगता है कि हमारे जो दर्शक मित्र होंगे जितने भी, उनको भी ये सुन के बहुत अच्छा लगा होगा कि हम कैसे लिखें और क्या लिखें। और एक चीज आपने और कही कि हर व्यक्ति किसी खास विषय पे ही लिख सकता है, सब कोई सब पे नहीं लिख सकता है। तो ये बात भी सही है। अगर आप कहें तो मैं एक छोटा सा उल्लेख कर दूं
जी जी। कि उनकी जो मैंने बताया ना कि मैं जब किंग लियर कर रहा था, शेक्सपियर की मृत्यु के 400 साल बाद पूरी दुनिया में शुरू होने वाला था आयोजन, और हम लोगों ने पहला आयोजन बीएचयू में किया, और किंग लियर हमने नाट्यशास्त्र की तरफ से उस प्ले को किया। उसमें लास्ट सीन में मैंने इमेजरी जो बनाई थी, उसमें पूरे स्टेज पर एक पूरा शमशान था, जो हम लोग के जो बरियल होता है ना, वहां पे जलाया नहीं जाता शव को, तो बहुत सारे ग्रेव्स हैं, ग्रेवयार्ड बनाया था। ग्रेव से के भीतर से लियर आके पूरी कहानी सुनाता है, जो 1 घंटे का प्ले था। लेकिन फिर वो ग्रेव में लौटता है, और उसके बाद वो कहता है कि मैं इस ग्रेव में जा रहा हूँ, ये एक उम्ब जैसा है, गर्भ जैसा है, और मैं इस आशा से फिर मैं अंदर जा रहा हूँ, ताकि अगली बार जब इस गर्भ से बाहर आऊंगा, जो ग्रेव था, तो मुझे ऐसा ऐसा संसार मिलेगा जहाँ प्रेम होगा। ये तो प्रेम मिला नहीं। और ये जो उम्ब का आइडिया था, ग्रेव का तो आइडिया मैंने खुद कल्पना की थी, उम्ब शब्द ही मैंने उनकी कविता से लिया था, कॉन्केव उम्ब। तो उनकी कविता से सिर्फ ये शब्द लेके फिर मैंने एक कविता लंबी ली थी, जिसमें वो डियर लास्ट में अकेले बोलता है, सब कुछ खत्म हो गया, सारी बेटियां, युद्ध हो चुका है, मर चुके हैं। और उसमें फिर इसका नाम भी मैंने लास्ट में किया था, और उन्हें बोला था कि मैं जी ये सब बोल रहा हूँ ग्रेवयार्ड में, रात का समय है, ये पेड़ों पे चिड़िया सब सो रही हैं, कि मैं उन्हें क्यों डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने वो लास्ट, मुझे इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती चाहिए, और वो ग्रेव पर ही अपना सिर रख के सो जाता है। सॉन्ग ऑफ द स्लीपिंग बर्ड्स, ये मैंने प्ले का नाम रखा था। 2015 में हुआ था, अक्टूबर में। तो वो मैंने जो शब्द आइडिया दिया था ऊँग का, एक ग्रेव को गर्भ के रूप में देखना, कॉन्केव ऊँग, वो शब्द ही मैंने उनकी कविता से लिया, ताकि लोगों को ये भी, ये जुड़ सके, उन्हीं की बात है, उन्हीं का प्ले है, उन्हीं की कहानी है, उन्हीं उन्हीं के शब्द है, उन्हीं के मेटाफर्स। बिल्कुल। तो इस तरीके से ये बात कंप्लीट हुई कि आपकी कहानी का ताना बाना कैसे आया, और आपने साथ ही साथ जो कुछ लिखना चाहते हैं, कहानी लिखना चाहते हैं, लेख लिखना चाहते हैं, निबंध लिखना चाहते हैं, वो भी अपने आप को ये सोचेंगे कि वो किस चीज को अच्छे से लिख सकते हैं, और किसी एक पर ही ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे। ये बात भी इसके साथ ही साथ आई सामने। तो सबसे अच्छा लगा आपकी कहानियों पे आपकी चर्चा, कि किस तरीके से आपने लिखा उसको, और क्यों लिखा, कहाँ से ये आइडियाज आपने कहाँ से सीखा, सारे उनका नाम भी बताया, जिन जिन लोगों से आप प्रभावित हुए, जिनको पढ़ा और जिनसे सीखा। तो मित्रों, इतनी अच्छी बात के लिए बिल्कुल ये लाजमी है कि हम अपने सारे दर्शक मित्रों की ओर से डॉक्टर गौतम चटर्जी का हृदय से धन्यवाद करें। आपका इस पूरे अंक के लिए हृदय से धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूँ, मैं सचमुच धन्य हूँ कि इस ये अवसर तो आपने बनाया, जिस वजह से ये सारा संवाद हो पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अभिनंदन मेनका जी, नमस्ते। थैंक यू, थैंक यू।